नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत बड़ी आज भी एक खुशखबरी देना चाह रहा हूं। कल ही लोको पायलट का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें समथिंग 2300 पद आपके नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है। तो वो जल्दी भी विज्ञप्ति आपकी आने वाली है। तो लोको पायलट जो अभी 2020 में लोको पायलट को जिनको अभी सिलेक्शन उनको ज्वाइनिंग भी नहीं दी है, तो दोबारा से इन्होंने भर्ती और निकाल दी है लोको पायलट की। तो आपका बहुत टेक्निकल के लिए तो इतनी भर्ती आने वाली है, तो आप खुद यूँ कहोगे कि गुरुजी हम किस किस की तैयारी करें। वाटर बॉक्स में आने वाली हैं, टेक्निकल हेल्पर में आने वाली हैं, इधर से यूपीपीसीएल ने निकाल ही चुकी है, लोको पायलट निकाल चुका है, नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। तो ये सारी भर्ती आपके सामने रहेंगी। तो मैं तो चाहता हूँ आप बस केवल आपका जो काम है तैयारी करने का, बाकी भर्ती कब आएगी, एग्जाम कब आएगा, ये गवर्नमेंट का काम है। तो आप पहले तैयार हो जाओ, बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लो। उसी के अकॉर्डिंग मैं चैनल लेके आ रहा हूँ, ये तैयारी चल रही है। अब कुछ बच्चों के मैसेज कॉल आ रहे हैं मेरे पास में लगातार कि सर पहले लेसन की आपने 4 वीडियो डाली हैं, उससे आगे की क्लास आपने नहीं डाली है। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता चुका हूं बेटाओं कि मैं आपको अपना एक एप्लीकेशन बहुत जल्दी आपके सामने लॉन्च करने वाला हूं। तो उस एप्लीकेशन को आपको सभी बच्चों को मैं केवल 7 दिन में सभी बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें कंप्लीट तो हमारी वीडियो रहेंगी, कंप्लीट उसमें नोट्स रहेंगे, कंप्लीट उसमें PDF मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज उसमें कंप्लीट मिल जाएगी। बहुत अच्छी तरह से आपको उसी ऐप पर आपको कंप्लीट चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा, अब उन बच्चों की डिमांड थी कि गुरुजी हम एप्लीकेशन पे जाने से पहले इस लेसन के हमने आपके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इस लेसन को तो कंप्लीट करा दो, आप यूट्यूब पर ही कंप्लीट करा दो। तो 4 क्लास दे चुका हूँ मैं और 5वीं क्लास आज उसी लेसन की आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि आपकी डिमांड थी। लगातार कमेंट देख रहा हूं मैं, कोई जोधपुर से, कोई आपके मेरिट से है, कोई महाराष्ट्र से है, नागौर से, कुचामन सिटी से, भरतपुर से, अलवर से। तो सबकी डिमांड थी कि गुरुजी हमने तो आपके अकॉर्डिंग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इस लेसन को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। तो आगे की क्लास में तो 4 क्लासों में हमने 4थी क्लास में हमने जाना था कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे साहब हम, और जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों प्रतिरोध के संयोजन, और दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्रतिरोध के संयोजन, और हमने बात करी थी कि प्रतिरोध के जो संयोजन रहेंगे दोस्तों, ये हमारे 3 प्रकार के संयोजन की बात करी थी हमने। अरे दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जो हमने हमारी 4थी वीडियो लास्ट वीडियो में हमने जो बात की है, तो हमने कहा कि प्रतिरोध के जो संयोजन है वो प्रतिरोध के संयोजन कितने थे हमारे 3 नंबर। पहली बात की थी सीरीज संयोजन की, दूसरी बात की समांतर संयोजन की, तीसरी बात की थी मिश्रित संयोजन, या उसे बोला कंपाउंड, या उसी को बोला था यौगिक। हमने कहा कि यौगिक भी हमारा 2 प्रकार का था, एक सीरीज समांतर और समांतर सीरीज। अब उसके बाद में पहला संयोजन जो था सीरीज संयोजन, उसको हमने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर लिया है, उसके न्यूमेरिकल सवाल हमने कर लिए। अब हम आज बात करने जा रहे हैं दूसरे नंबर की एक समांतर संयोजन की। अरे दोस्तों हम बात करी जा रहे हैं हमारे एक समांतर संयोजन की। इस समांतर संयोजन को हमने आपको नाम बताया कि इसे हम बोलेंगे एक पैरेलल संयोजन। अरे पैरेलल परिपथ बोलेंगे इसे दोस्तों। तो हम बात करने जा रहे हैं हमारा समांतर संयोजन क्या होगा, समांतर संयोजन हम किसे कहेंगे, और पेपर में यही ज़्यादा संयोजन पूछा जाता है, इसी के न्यूमेरिकल सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों हमारे एक समांतर संयोजन के। अब देखिए हम डायग्राम से समझते हैं सबसे पहले तो कि हमारा समांतर संयोजन हमारा क्या होगा। तो देखें दोस्तों, बोर्ड पर आ जाएं सभी के सभी। सबसे पहले आपने कहा एक पहला रेजिस्टेंस लिया हमने, ये पहला रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध है हमारा, और ये दोस्तों एक तीसरा प्रतिरोध है। मैंने कहा जितने भी प्रतिरोध हैं इनके पहले सिरे एक जगह और अंतिम सिरे को आपने एक जगह जोड़ दिया दोस्तों, और आपने यहां से 20 से 20 सप्लाई दिया आपने। अरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि पहले सिरों को एक जगह और अंतिम सिरों को आपने एक जगह जोड़ दिया, और एंड में हमने 20 से आपने सप्लाई दे दी, हमने वोल्टेज दे दी दोस्तों। हमने कहा कि इसको नाम दिया R1, इसको नाम दिया R2, इसको नाम दे दिया R3। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी परिपथ का निर्माण करेंगे, अरे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी परिपथ का निर्माण करेंगे
तो इस परिपथ की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं दोस्तों, इस परिपथ की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। और परिपथ की मौलिक आवश्यकताओं में मैंने आपको बताया कि हमें 3 चीजें चाहिए। इस परिपथ की मौलिक आवश्यकता हमारे पास में 3 होनी चाहिए। नंबर 1 कहा मैंने, मेरे पास में आई होनी चाहिए। अरे मैंने कहा एक बी भी होनी चाहिए, और मैंने कहा एक आर भी होना चाहिए। मतलब एक परिपथ का निर्माण करोगे, उस परिपथ की मौलिक आवश्यकता क्या है। मतलब चाहे वो श्रेणी की बात कर रहे हो, चाहे समांतर बना रहे हो, चाहे मिश्रित बना रहे हो, कोई सा भी संयोजन बनाओ, उस परिपथ की सबसे पहले आती हैं मौलिक आवश्यकताएं। तो उस परिपथ में कौन कौन मौजूद होगी, आई विद्युत धारा, बी वोल्टेज, और आर एक प्रतिरोध। तो सबसे पहले कहा उस परिपथ में हमने क्या दी, बी वोल्टेज सप्लाई दी। अरे उस परिपथ में बहेगी दोस्तों एक धारा बहेगी। अरे दोस्तों उस प्रत्येक परिपथ के अंदर क्या विद्यमान रहेगा, एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस रहेगा, R1 R2 R3 नाम दे दिए। और इस तरह के परिपथ को दोस्तों हमने नाम दे दिया समांतर संयोजन। अरे दोस्तों इस प्रकार के परिपथ को नाम दिया हमने समांतर संयोजन। अब आप कहोगे गुरुजी हमने तो ITI बाहर से करी है, तो मेरे कहानी समझ में ये नहीं आई, समांतर संयोजन मुझे समझ में नहीं आया। तो चलो दोस्तों हम बात करते हैं समांतर संयोजन की परिभाषा क्या देते हैं। अरे समांतर संयोजन की हम परिभाषा में बात करें तो एक ऐसा परिपथ, और एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा के, तो विद्युत धारा आई यहां से बह रही है और यहां से चल रही है, तो इस संगम तक देखो, संगम तक तो रास्ता केवल पथ जो है आपका एक ही है, और पथ केवल क्या है एक। लेकिन इस पथ से आगे आपकी धारा 3 रास्तों में बढ़ गई दोस्तों। इसमें आपने कहा I1, इसमें दोस्तों कहा आपने I2, इसमें नाम दे दिया आपने I3। अरे क्या नाम दे दिया, I3। तो हम बात करते हैं हमारी समांतर संयोजन की। हम क्या कहेंगे, एक ऐसा परिपथ, और एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का और विद्युत धारा के बहने के जो रास्ते हैं, वो विद्युत धारा के बहने के रास्ते क्या हों, अनेक हों। अरे एक विद्युत धारा के बहने के रास्ते क्या हों, अनेक हों। परिपथ कौन सा कहलाएगा, समांतर संयोजन। अरे क्या कहलाएगा, समांतर संयोजन कहलाएगा। दोस्तों हमने बात की थी सीरीज संयोजन की, सीरीज संयोजन की परिभाषा दी थी, एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का बहने का रास्ता केवल क्या था, एक था। मतलब विद्युत धारा का बहने का रास्ता केवल क्या होगा, एक होगा। जैसे हम बात कर लें गांव में जब आपको पुराने समय में खाना खिलाते थे, और खाना खिलाते थे नीचे बैठ के पंक्ति लगाते थे, तो पंक्ति लगाते हैं तो पंक्ति एक तरीके से बैठी है लगातार, एक बैठा है, दूसरा बंदा बैठा, तीसरा बंदा बैठा, चौथा बंदा बैठा है, 5वां बंदा बैठा है। मैंने डायग्राम भी बनाया था। तो वो लगातार आपका जो संयोजन है वो श्रेणी संयोजन है। अब यदि उस पंक्ति के सामने एक दूसरी और पंक्ति बैठा दी जाए, तो वो लगातार वो आमने सामने वाली जो पंक्ति है वो हमारा कौन सा रहेगा, समांतर संयोजन रहेगा दोस्तों। तो हम समांतर संयोजन की बात की है, एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा के बहने के रास्ते अनेकों, परिपथ कौन सा कहलाएगा, समांतर संयोजन। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। ऐसा कौन सा परिपथ है जिसमें विद्युत धारा के बहने के रास्ते अनेकों, परिपथ कौन सा कहलाएगा, समांतर संयोजन। एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का बहने का रास्ता केवल एक होगा, परिपथ कहलाएगा सीरीज संयोजन। अरे क्या कहलाएगा, सीरीज संयोजन। अब हम बात करते हैं दूसरी, आगे बात करते हैं कि आपने कह दिया कि गुरुजी विद्युत धारा के बहने के रास्ते तो क्या हैं, अनेक हैं। मतलब देखें यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ पर I3। अरे हमने कहा एक ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज का मान और वोल्टेज का मान कैसा हो, समान। अरे वोल्टेज का मान कैसा हो, समान, परिपथ भी कौन सा कहलाएगा, समांतर संयोजन। तो परिभाषा देंगे, एक ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज का मान समान हो, परिपथ कौन सा कहलाएगा, समांतर संयोजन। जबकि एक ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज का मान असमान था, भिन्न भिन्न था, तो मैंने पहली वीडियो में बताया था, उससे हम बोलेंगे सीरीज संयोजन। दोस्तों क्या बोलेंगे, सीरीज संयोजन। मतलब विद्युत धारा का मान वहां समान है, वोल्टेज का मान असमान है। यहाँ विद्युत धारा का मान असमान है, मतलब अनेक रहेंगे, विद्युत धारा के बहने के रास्ते अनेक रहेंगे, और वोल्टेज का मान क्या रहेगा, समान। अरे वोल्टेज का मान क्या रहेगा, समान। तो आप लिख सकते हो विद्युत धारा के बहने के रास्ते अनेक, वोल्टेज का मान समान, और विद्युत धारा का मान और विद्युत धारा का जो मान है ना वो हमारा रहेगा असमान। अरे क्या रहेगा, असमान। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपके ये तैयार हो गए दोस्तों
कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा के बहने के रास्ते अनेकों परिपथ कहलाएगा समांतर संयोजन। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज का मान समान हो। अरे वोल्टेज का मान क्या हो? समान। परिपथ का क्या नाम देंगे? समांतर संयोजन। एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का मान असमान हो, विद्युत धारा का मान असमान हो, परिपथ क्या देंगे? समांतर संयोजन। तो ये था आपका एक समांतर संयोजन। अब इस पर आपसे पूछेगा न्यूमेरिकल सवाल पूछेगा। न्यूमेरिकल सवालों में सबसे पहले वही पूछेगा आपसे रेजिस्टेंस का मान। मुझे ये बता दो इस परिपथ के अंदर कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। मुझे इसी परिपथ में ये बता दो प्रत्येक परिपथ में बहने वाली धारा अलग अलग क्या रहेगी, वोल्टेज का मान टोटल क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं तो ये आते हैं हमारे न्यूमेरिकल सवाल। तो ये चीज़ देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में चलते हैं, न्यूमेरिकल सवालों के बारे में करते हैं सब आगे बात अपन। सबसे पहले यदि आपसे यहाँ पूछता है वो कुल प्रतिरोध का मान पूछे। अरे दोस्तों क्या पूछे? कुल प्रतिरोध का मान। और कुल प्रतिरोध का मान पूछेगा तो आप सूत्र लगाओगे 1/k/RT। यदि मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं लगाऊंगा 1/k/RT बराबर के 1/k/R1 प्लस का 1/k/R2 और प्लस का 1/k/R3। अरे दोस्तों मैंने कह दिया डॉट डॉट 1/kRn। अरे मैंने कह दिया 1/kRan, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोधों की संख्या 3 के स्थान पर यहाँ 4 लेता तो मैं भी इस प्रकार से प्लस करता चला जाता बेटा। अरे दोस्तों प्लस करते चला जाता। तो यदि आपको टोटल रेजिस्टेंस का मान निकालना है तो ये मेरा एक न्यूमेरिकल यहाँ समीकरण कहेगा 1/kRT बराबर के 1/kR1 प्लस के 1/kR2 प्लस के 1/kR3 और डॉट डॉट 1/kRan। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों की संख्या कम होगी तो आप कम कर दो, ज़्यादा होगी तो आप बढ़ाते चले जाओ। अरे बढ़ाते चले जाओ। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सूत्र आपका काम करेगा, चाहे प्रतिरोधों का मान समान है चाहे प्रतिरोधों का मान असमान है, मतलब दोनों ही कंडीशन में हम इस सूत्र के द्वारा दोनों ही कंडीशन में आसानी से हमारे सवाल को निकाल देंगे, न्यूमेरिकल सवाल को कर लेंगे। लेकिन कई बार हमें उस सवाल को बहुत जल्दी निकालना होता है, ट्रिक के द्वारा निकालना होता है और आपसे कह दें कि यदि सभी प्रतिरोधों का, अरे दोस्तों सभी प्रतिरोधों का और सभी प्रतिरोधों का मान दे दे अपने को समान। अरे क्या दे दे? समान। दोस्तों मैं बार बार में मेरे इस बात पर ध्यान देना, नोट लगा रहा हूं यहां पर दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने कहा दोस्तों कि यदि आपसे कह रहा है कि सभी प्रतिरोधों का मान क्या है? समान। मैंने कहा क्या कहा कि ये वाला जो सूत्र है, चाहे प्रतिरोधों का मान समान है चाहे असमान है, दोनों ही कंडीशन में काम करेगा। लेकिन मुझे सवाल को जल्दी करना है, ट्रिक के द्वारा करना है, और सभी का मान मुझे समान मिल गया। समान का मतलब R1 का मान दे दिया 100, R2 का मान दे दिया 100, R3 का मान भी दे दिया 100, तो प्रत्येक का मान 100 के दे दिए। तो आपसे पूछे कुल प्रतिरोध का मान बता दो, तो आप चाहे तो इससे तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे पास में एक आसानी से एक सूत्र और होता है साहब। आपने कहा RT बराबर के और R/Kn, ये सूत्र हमारा केवल उसी कंडीशन में काम करेगा जब सभी का मान क्या रहेगा? समान। अरे दोस्तों सभी का मान कैसे रहेगा? समान रहेगा। मेरा ये सूत्र केवल उसी कंडीशन में काम करेगा जब सभी का मान कैसा मिलेगा? मुझे समान मिलेगा। मैं बार बार मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, वीडियो पर ध्यान दे रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि ये सूत्र दोनों कंडीशन में काम कर रहा है, चाहे मान समान है चाहे असमान है। लेकिन ये सूत्र केवल कौन सी कंडीशन में काम करेगा? केवल सभी रेजिस्टेंस का मान क्या है? समान। यहां पर RT का मतलब होगा टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध का मान। R का मतलब केवल, और R बोले तो एक प्रतिरोध का मान। अरे R का मतलब दोस्तों केवल क्या है? एक प्रतिरोध का मान है। और दोस्तों N का मतलब यहां है प्रतिरोधों की संख्या। अरे प्रतिरोधों की संख्या है। यदि आपसे कुल प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, उस कंडीशन में आपने कहा R का मतलब एक प्रतिरोध का मान और N का मतलब प्रतिरोधों की संख्या। तो मतलब एक प्रतिरोध के मान में प्रतिरोधों की संख्या का यदि मैं भाग दे दूं तो मेरा किसका मान आ जाएगा? कुल प्रतिरोध का मान आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस का मान मेरा आ जाएगा। कौन सी कंडीशन में? जब सभी का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छी तरीके से। चाहे आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे यदि आपको जल्दी करना है तो ये सूत्र हम वहां पर काम करेंगे।
अब कई बार आपसे दोस्तों केवल सूत्र पूछा है टेक्निकल हेल्पर 2011 में कि यदि उसने कहा दो असमान प्रतिरोध और दो असमान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है और उसका परफॉर्मा, उसका सूत्र क्या रहेगा, सूत्र पूछा था वहां। तो दो के लिए हम बात करें तो यदि दो असमान और यदि दोस्तों दो असमान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है साहब। अरे कौन से क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में। दोस्तों ध्यान देना ना, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये सारी चीजें आप जब न्यूमेरिकल सवाल करते हैं तब वहां पर हमारी काम आती हैं। आप कहते हो सर न्यूमेरिकल सवाल समझ में नहीं आते, मैं ये कहता हूं न्यूमेरिकल सवाल आपको उंगलियों पर हटा दूंगा। टेक्निकल के आप सवाल को देखोगे और आंसर बोलोगे, सारी ट्रिक बता दूंगा। सारी ट्रिक एक एक चीज ऐसी है कि टेक्निकल में चाहे आप ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल कर रहे हो, चाहे जनरेटर के कर रहे हो, चाहे आप ट्रांसफार्मर रेसो के कर रहे हो, मोटर के कर रहे हो, न्यूमेरिकल सवाल सारे उंगलियों पर हटा दूंगा आपको, तो आपको कभी भी दिक्कत तो नहीं आएगी। तो हमने कहा कि यदि दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया, मतलब मान लिया मैंने पहला 50 का और दूसरा 100 का है, दो ही जोड़े, तो 50 और 100 के दो असमान जोड़ दिए। उसके लिए सूत्र क्या लगाओगे, सूत्र ही पूछा था, तो बाकी के तो हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सूत्र पूछा था तो वहां कहेंगे RT बराबर के R1 इंटू का R2। अरे RT टोटल रेजिस्टेंस यदि मुझे निकालना है तो RT बराबर के R1 इंटू का R2 और बटे के R1 प्लस का R2। अरे दोस्तों ये केवल उस कंडीशन में रहेगा जब कितने प्रतिरोध रहेंगे, दो, उनका मान भी कैसा रहेगा, असमान, मान भी कैसा रहेगा, असमान। उस कंडीशन में यदि हम सूत्र की बात करेंगे तो हम बात करेंगे RT बराबर के R1 इंटू का R2 और बटे के R1 प्लस के R2। कहानी क्लियर हुई। ये सूत्र हमारा उस कंडीशन में काम कर रहा है चाहे मान समान है चाहे असमान है। ये सूत्र केवल मान कैसा रहेगा, समान है, उस कंडीशन में काम कर रहा है। यह सूत्र केवल दो प्रतिरोधों के लिए है और दो का भी मान कैसा रहेगा, असमान रहेगा दोस्तों। उस कंडीशन में हम लेंगे RT बराबर के R1 इंटू का R2 बटे के R1 प्लस के R2। कहानी क्लियर हो गई होगी आपकी। ये तो था एक प्रतिरोध की बात। अब आपसे कह रहा है कि बार बार में कि मुझे बताओ सब R1 में कितनी एम्पीयर की धारा बह रही है, या इस R2 में कितनी एम्पीयर की धारा बह रही है, या इस R3 में कितनी एम्पीयर की धारा बह रही है। कई बार कह देता है कि दिए गए चित्र में मुझे बताओ इस R1 में कितने एम्पीयर की धारा बह रही है या R2 में कितनी एम्पीयर की धारा बह रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ धारा का मान तो मेरा प्रत्येक परिपथ में असमान है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो उसके लिए भी हम सूत्र की बात कर लेते हैं। चलें ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर ये चीज़ें ऊपर लेके चल रहा हूँ मैं, धारा के सूत्र, न्यूमेरिकल सवाल, और इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। ये आपको समझा दिया है मैंने आपको। तो देखिए अब यदि आपको समांतर क्रम में दोस्तों आपसे पूछे कि मुझे बताओ साहब प्रत्येक परिपथ की बहने वाली धारा। आपने कहा कि पहले लेसन में हमने जाना था ओम के नियम के अनुसार I बराबर के V अपॉन के R, I बराबर के V अपॉन के R। एक ओम के नियम के अनुसार जब ओम का नियम पढ़ाऊंगा, ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा, तो ये I बराबर के B अपॉन R कहाँ से आता है। तो मैंने कहा था एक त्रिभुज बनाएंगे हम, इसमें B रखो, इसमें I और इसमें R रखो। जो भी जिसका भी मान निकालना है उसको आप छुपा लो, उंगली से छुपा लो। I को मान निकालना है तो I बराबर के मेरा B अपॉन के R अपने आप सूत्र बन जाएगा। R का मान निकालना है तो R को छुपा लो, R बराबर के B बटे के I। यदि आपको B का मान निकालना है तो B बराबर के मेरा दिख जाएगा IR। अरे B बराबर के क्या दिख जाएगा, IR। हम आसानी से जब इसको पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं हमारी धारा का मान हमसे पूछ रहा है। तो आपने कहा I बराबर के B अपॉन के R, लेकिन आपने कहा मुझे तो प्रत्येक परिपथ की बताओ, तो यहाँ आपने लगा दिया T टोटल धारा, यहाँ भी T लगाया दोस्तों टोटल वोल्टेज, और यहाँ भी मैंने T लगाया टोटल रेजिस्टेंस। तो यदि टोटल धारा निकालनी है आपको समांतर क्रम की, तो टोटल वोल्टेज में टोटल रेजिस्टेंस का भाग देंगे, ये तो आ जाएगी आपकी टोटल धारा, कुल धारा आ जाएगी हमारी दोस्तों। लेकिन उसने कहा मुझे कुल धारा से मतलब नहीं है साहब, मुझे तो केवल पहले परिपथ की बताओ, मुझे दूसरे परिपथ की बताओ, मुझे तीसरे परिपथ की बताओ, तो प्रत्येक परिपथ की अलग अलग निकाल के बताओ मुझे। तो उसके लिए आपने कहा पहले की निकाल रहे हो तो हम कहेंगे I1 पहला है, क्योंकि दोस्तों अरे पहले की निकाल रहे हैं तो पहले के लिए मैंने कह दिया I1, और I1 तो आपको पता I1 तो I बराबर के B अपॉन के R, कुछ नहीं करना, तो B बटे के R1।
केवल वोल्टेज जो है उसमें R1 रेजिस्टेंस का भाग दे देंगे तो पहले परिपथ की धारा आ जाएगी। तो I1 बराबर के B बटे के R1। दूसरे की निकालनी है तो I2 बराबर के B अपॉन के R2। तीसरे की निकालनी है I3 बराबर के V अपॉन के R3। ये तीनों जो धाराएं आएंगी मेरी, ये तीनों की तीनों धाराएं IT के बराबर आएंगी। किसके बराबर आएंगी? IT के बराबर आ जाएंगी। इसे टोटल धारा के बराबर इन तीनों का योग आएगा हमारा। जैसे ये आपकी 10 एम्पीयर की धारा आती है, अरे दोस्तों यहाँ पर 10 एम्पीयर की धारा का मान आता है। तो यदि सपोज है आपका यहाँ पर 3 एम्पीयर आ जाए, इसका मान 4 एम्पीयर आ जाए, तो इसकी टोटल कितनी रहेगी? अरे 3 एम्पीयर रहेगी, क्योंकि 4 और 3 7 और 3 हमारे कितना 10, इसके बराबर ही योग आना आपको चाहिए। तो कहानी आपको समझ में आ गई। बाकी का हम जब समझेंगे, एक सवाल करके देखेंगे, न्यूमेरिकल सवाल करके देखेंगे, वहाँ और अच्छी तरह से हमारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो टोटल धारा के लिए पहली परिपथ की, दूसरी की और तीसरी की, तीनों की अलग अलग हमारी धाराएं इन सूत्रों के द्वारा हम निकाल लेंगे। अब आपसे टोटल वोल्टेज की बात कर रहा है तो आपको पता है V बराबर के होता है IR। अरे V बराबर के हमारा क्या होता है? IR। टोटल वोल्टेज की बात कर रहा है तो T लगा दो तो टोटल वोल्टेज टोटल निकल जाएगी। यहाँ भी T लगाओ टोटल धारा, और यहाँ भी T लगा दो तो टोटल रेजिस्टेंस। अरे मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि यदि मुझे कुल वोल्टेज निकलवाए तो टोटल जो मेरी धारा आ रही है यहाँ पर, टोटल रेजिस्टेंस जो मैं यहाँ ज्ञात कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में गुणा कर दूं तो मेरा किसका मान आ जाएगा? टोटल वोल्टेज का मान आ जाएगा। दोस्तों टोटल वोल्टेज का मान आ जाएगा। और हम बात कर चुके हैं समांतर क्रम में हमारा वोल्टेज का मान तो कैसा रहेगा? समान रहेगा। धारा का मान मेरा क्या रहेगा? असमान रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा, प्रत्येक उप परिपथ पर अलग अलग रहेगा। अरे क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो ये था हमारा एक समांतर संयोजन। अरे कौन सा संयोजन था? समांतर संयोजन। कहानी क्लियर हो गई होगी। डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है। सूत्र आपको असमान के लिए ये काम करेंगे हम, चाहे समान है चाहे असमान है, दोनों कंडीशन में ये सूत्र काम करेगा। केवल समान की बात करेंगे तो ये सूत्र काम में लेंगे हम। दो प्रतिरोध हैं, उनका मान भी असमान है तो ये लगा देंगे। धारा की बात करें, टोटल धारा के लिए ये काम करेंगे हम। और प्रत्येक की पूछे तो ये तीनों हमारे सामने। और टोटल वोल्टेज की बात करें तो ये सूत्र काम में लेंगे। कहानी क्लियर होगी आपकी। अब हम बात करें कि साहब मुझे एक न्यूमेरिकल सवाल भी हम करके देख लेते हैं, उससे हम और बेटर तरीके से कहानी समझ में आ जाएगी। तो चलें साहब दोस्तों, इनको हम मिटाने जा रहे हैं। आप अपनी, जैसे आपने बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमने आपके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे दोस्तों उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई है। मतलब आपका पढ़ने का एक जज्बा है, अंदर कुछ करने का मकसद है आपका। उन्होंने कई बच्चों ने मुझे फ़ोन भी किए हैं, कोई नागौर से, कोई चामन सिटी से, भरतपुर से, अलवर से, हर डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आने स्टार्ट हो गए मेरे पास में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन बच्चों के साथ में मैं हमेशा तैयार रहूँगा, उनके लिए हमेशा अच्छी से अच्छी वीडियो बना के भेजूँगा। सारे एग्जाम को पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, चाहे हम टेक्निकल हेल्पर की बात करें, चाहे DMRC की बात करें, चाहे जयपुर मेट्रो की हम बात करें, किसी भी टेक्निकल की बात करें तो उसी को पैटर्न को हम फॉलो करते रहेंगे। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाई करवाऊंगा। बिल्कुल पहले लेसन से पहले लेसन को कंप्लीट पूरा इसी प्रकार से तैयार करवाऊंगा। ये तैयार होने के बाद में दूसरा लेसन में तब लूँगा, पहले लेसन के मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका ही दोस्तों अलग है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी आप लंबी वीडियो लो। मैं बेटा लंबी भी लूँगा, 1 घंटा, हर क्लास मेरी 1 घंटे की होगी दोस्तों। लेकिन अभी स्टार्ट मैंने चैनल किया है, आपका मुझे सहयोग चाहिएगा प्रत्येक बच्चों का। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो, बच्चों तक पहुंचा दो, क्योंकि देखो आप ही हमें तैयार करते हो। हम मौजूद जो हैं हम स्टूडेंटों की वजह से होते हैं टीचर, और टीचर और एक स्टूडेंट का दोनों की यदि ताली बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है, एक तरीके से सिस्टम बैठ जाता है, तो बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि पढ़ना आपको ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोचिंग में पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होते दोस्तों। कहते हैं कई बार सिलेक्शन बैच है, ये बैच है, वो बैच है, कुछ नहीं है। केवल पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, एग्जाम में बैठना आपको ही पड़ेगा। मकसद बनाओ अपना, एक लगने का तरीका कि मुझे 6 महीने के अंदर टेक्निकल हेल्पर में सिलेक्शन लेना है, DMRC में लेना है, जयपुर मेट्रो में लेना है, तो मुझे सिलेक्शन लेना ही हर हालत में। माँ बाप को मुझे अब की बार दिखा देना है कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया साहब। माँ बाप के खुशी हो जाएंगे, अरे माँ बाप खुश हो जाएंगे। आपको पता है बेटा महामारी एक ऐसी है, बीमारी है, इस समय आपका एक समय इंतजार कर रहा है।
अभी जो वेट इंतजार कर रहा है, समय ने आपको इंतजार कर रखा है कि आप तैयार हो जाओ, टेक्निकल हेल्पर आने वाली है, यूपीपीसीएल की आपके फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, लोको पायलट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो इस समय इन्होंने टाइम आपका इंतजार कर रहा है इस समय, लेकिन जब समय निकल जाएगा और समय निकलने के पश्चात आपका समय इंतजार नहीं करेगा, आप समय का इंतजार करोगे। दोस्तों मेरी बात को समझ जाना, मैं आपको किस तरह की बात कहना चाह रहा हूं। तो आपने देखा हो गांव में उदाहरण है, उसका हरिया का लड़का लग गया, हीरालाल का लड़का लग गया, बाबूलाल का लड़का लग गया साहब। अरे हम क्यों नहीं लग पा रहे? आपको किस चीज़ की कमी आ रही है? अरे आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, जयपुर में रख रखा है, किसी को दिल्ली, किसी को कहाँ, हर जहाँ भी आपके माँ बाप आपके लिए वो क्या कर रहे हैं आपसे नहीं पूछते। दोस्तों वो आप पैसा मांगते हो 2000, वो आपको 2300 5000 बेटा तू ले जा। और माँ बाप आप जब जाते हो उनके पैर छूते हो तो माँ बाप आपसे दो ही चीज़ कहते हैं, बेटा एक तो अच्छी तरह से पढ़ना और अपना स्वस्थ अच्छा खाना, शरीर का ध्यान रखना। आप माँ बापों को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन माँ बाप आपसे नौकरी चाह रहे। क्या नौकरी और ज़िंदगी भर सैलरी उनको आएगी क्या? नहीं, वो नौकरी आपको ही आएगी, आपके बीवी बच्चों का लालन पालन। उनको पता है हमारे जाने के बाद में हमारे बच्चे सही रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो बेटा उनके जाने से पहले, अरे उनके रहने से पहले, जब तक वो हैं आपके साथ में हैं, तब तक उनको एक खुशखबरी दे दो आप। वो उस खुशखबरी का ही इंतजार कर रहे हैं। अरे दोस्तों उनको कुछ नहीं चाहिए, आपसे माया नहीं चाहिए, वो तो बस केवल उस खुशखबरी के लिए जी रहे हैं कि मेरा बेटा आज सेलेक्टेड हो गया, अरे मेरा बेटा आज लोको पायलट में सेलेक्टेड हो गया। उस दिन जब रिजल्ट आएगा ना, तो ये हमारे जो रूह हैं, अरे इन बाल जो हैं आपको इनको बोलते हैं रूह। और सबसे ज़्यादा लाइफ में यदि खुशी जो मिलती है लाइफ में, वो लाइफ में खुशी मिलती है जिस दिन आपका रिजल्ट आने के बाद में आप सेलेक्टेड होते हो दोस्तों। और जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपका एक मन में रात भर नींद नहीं आएगी, रात भर आप सोओगे तो आपको बेचैनी रहेगी शरीर में, मैं किसको बताऊं, मैं किसको फोन करूं, मैं एक बेचैनी। सबसे ज्यादा खुशी लाइफ में यही होती है, नौकरी की, सिलेक्टेड की। माँ बाप के आंखों में आंसू आने लग जाएंगे, वो खुशी में माँ बाप के आंसू आने लग जाएंगे, आज हमारा बेटा एक सिलेक्टेड हो गया, कोई एक सही समय पर हमारी मेहनत है जो सफल हो गई हमारी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा एक सही समय है। और आप सपोज करो आपके माँ बाप नहीं रहे, और माँ बाप जब नहीं रहे और माँ बाप जब नहीं है, उसके बाद में तुम सेलेक्टेड है क्या, तुम कलेक्टर भी बन जाओ। अरे क्या बन जाओ? कलेक्टर। उस कलेक्टर को किसको दिखाओगे आप? कलेक्टर बन के आ गए आप, वर्दी पहन रहे, 3 स्टार बन रहे, 4 स्टार बन रहे, 5 स्टार बन रहे हो आप, उस नौकरी का किसको दिखाओगे, रुतबा किसको दिखाओगे आप? तो मैं दोस्तों मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो खुशी की कहते हैं ना, खुशी को किसको बांटोगे? तो सबसे पहले माँ बाप को बांटना चाहोगे। तो आपके माँ बाप जब तक हैं, तो माँ बाप हैं तो उनको आप दिखाओ। एक नौकरी नहीं, 4 उनके सामने कॉल लेटर पटक दो कि पापा ये लो, किस में ज्वाइनिंग करूं तू बता पापा। उनकी मूंछों में तान लगना चाहिए, उनको खुशी होनी चाहिए कि मजा आ गया साहब। अरे क्या आ गया? मजा आ गया, मेरा बेटा सेलेक्टेड हो गया साहब। गांव में सभी से कहेंगे मेरा बेटा उसमें हो गया। आपकी रिश्तेदारी में एक इज्जत बन जाएगी, अलग तरीके की इज्जत बन जाएगी, आपके सारे गलत काम आपके दब जाएंगे दोस्तों। तो मैं बार बार मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपकी नींव बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार करो, मेहनत करो। भगवान कभी भी किसी की मेहनत को नहीं रखता है दोस्तों। ये पढ़ाई के साथ साथ में ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं बच्चों को देखता हूं, मैं डिस्चार्ज हो जाते हैं बच्चे, पढ़ाई ही नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले मेरा एक काम और करना, सुबह आप सबसे पहले सुबह 5 बजे जगते हो, 4 बजे जगते हो, तो अपने आप के शरीर को 1 घंटा दो। आप मत पढ़ाई करो सुबह, आप पहले सबसे पहले मैं दोस्तों क्या कह रहा हूं, सुबह आप मॉर्निंग वॉक करो। चाहे आप घर पे व्यायाम करो, चाहे आप जिम करो, चाहे आप सुबह रनिंग करने जाओ, सुबह टहलने जाओ। 5 बजे 4 बजे की जो किरण होती है ना, जिसे हम बोलते हैं प्रभात किरण, सूर्य भगवान के निकलने से पहले जो किरण हमारी होती है उसे हम बोलते हैं प्रभात किरण। और यदि आप उसका आनंद उठाओगे ना, तो दोस्तों आपका ये माइंड जो है ना बहुत फ्रेश रहेगा, एक एक्टिव रहोगे, सारे दिन कुछ करने का मन करेगा आपको। जब वीडियो भी सुनोगे, किसी को काम भी करोगे तो मजा आएगा दोस्तों। मेरी बात का ध्यान रखना, क्योंकि 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर को जरूर निकालो, नहीं तो आप आलसी हो जाओगे। रोटी खाई सो गए, रोटी खाई सो गए, नहीं दोस्तों। एक जीने का तरीका सीखो, आप मजा आएगा आपको। देखना मेरे कहने से आप सुबह मॉर्निंग वॉक करके देखो, मॉर्निंग वॉक के बाद में बढ़िया खान पीन करो।
हम चाय पी रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, अंबर खा रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी को ऐसी की तैसी कर रखा है हमने। अरे दोस्तों, जवान हो, यंग हो, एक ग्लो आना चाहिए, जवान आपके चेहरे पे ग्लो होना चाहिए दोस्तों आपके पे। और हम अभी से ख़त्म हो गए। जैसे आम होता है, इस समय दशहरी आम होता है, उस दशहरी आम में से उस गुठली को यदि निकाल दिया जाए तो आम ने देखा होगा लिपलिपास हो जाता है आम। इस तरह से हमारी सभी दोस्तों की मैं जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासों में, मुझे बच्चे दिखाई देते हैं उस समय। अरे दोस्तों, यंग हो, यंग मतलब एनर्जी को भरकर रखो आपको। तो देखिए दोस्तों, हम समांतर संयोजन की बात कर रहे हैं, तो समांतर संयोजन का एक लेते हैं न्यूमेरिकल सवाल। अब हम समांतर संयोजन का एक न्यूमेरिकल सवाल में एक उदाहरण देखेंगे दोस्तों। अरे दोस्तों, बोर्ड पर आ जाओ साहब, और बोर्ड पर सवाल देखते हैं, सवाल की बात करते हैं। आपसे कह रहा है एक सवाल का पैटर्न क्या रहेगा, बात जो सवाल में देगा, सवाल का तरीका क्या रहेगा। तो सवाल में कह रहा है यदि 3 प्रतिरोधों को, और यदि 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। अरे दोस्तों, हम सवाल में कह रहे हैं, सवाल का पैटर्न, सवाल की लैंग्वेज क्या रहती है। तो उसने कहा यदि 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। अरे दोस्तों, कौन से क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। यदि उनका मान क्रमशः, अरे उनका मान क्रमशः वो आपसे कह रहा है 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम है। अरे दोस्तों, हमने कहा यदि तीनों का मान जो है वो क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और कितना है, 15 ओम है, एवं इन्हें 250 की वोल्ट की सप्लाई से संयोजित किया गया है। अरे दोस्तों, इन तीनों को जो वोल्टेज हम इनपुट में वोल्टेज जो दे रहे हैं वो हम कितनी दे रहे हैं दोस्तों, 250 वोल्टेज दे रहे हैं। अब आपसे सवाल का वो पूछ रहा है, सवाल में आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है, तो ज्ञात करना है। अरे क्या क्या पूछ सकता है, तो ज्ञात करना है। सबसे पहले पूछेगा दोस्तों आपसे कुल प्रतिरोध। अरे क्या पूछेगा, कुल प्रतिरोध, मतलब एक टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा साहब। अरे दोस्तों, आपसे पूछेगा प्रत्येक परिपथ की बहने वाली धारा। अरे दोस्तों, पूछेगा प्रत्येक परिपथ की बहने वाली धारा की गणना करो। मतलब वो आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि R1 में कितनी एम्पीयर की धारा बह रही है, R2 में कितनी बह रही है और R3 में कितनी बह रही है। तो ये सवाल में हमें बता दो। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने कहा क्या पूछ रहा है, कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, और तीनों का मान क्या है, असमान है। तो मैंने आपको सूत्र लिखा था 1/RT बराबर के 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। अरे दोस्तों, मैंने कहा कि इन तीनों का मान असमान है, तो असमान है तो हमने ये सूत्र लगा दिया 1/RT बराबर के 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। अरे R1 का मान दिया हुआ है 5 ओम, R2 का मान दिया है 10 ओम, R3 का मान दिया है 15 ओम। 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम तीनों का मैंने लघुत्तम ले लिया, LCM ले लिया, और LCM मेरा आ गया 30 ओम। अरे कितना आ गया, 30 ओम आ गया। 5 और 10 और 15 का ऐसा लघुत्तम लेना है जिसमें तीनों का क्या चला जाए, भाग पूरा चला जाए, वो आपको LCM में लेना है, जो बहुत आसान है। मैथ के जो बच्चे हैं वो LCM लेना जानते हैं साहब। अब 5 का 30 में भाग देंगे 6 बार, 10 का 30 में भाग 3 बार और 15 का 30 में 2 बार। 6 और 3 9 और 2 11 और 11 बटे के मैंने कर दिया 30। अरे 11 बटे मैंने क्या कर दिया 30, और इसको उल्टा कर दें हम 30 बटे के 11। इसको दोस्तों 11 बटे के 30, इसको मैंने उल्टा कर दिया 30 बटे के 11। अब बात आ जाती है इसे हमने उल्टा क्यों किया है 30 बटे के 11। मैं जब भी ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाता हूँ तो नियम से तो हमें 30 का 11 में 30 का भाग देना चाहिए, लेकिन इसे उल्टा किया है 30 बटे के 11। तो बच्चों का क्वेश्चन तो यहीं आ जाता है कि सर गुरुजी आपने इसे उल्टा क्यों किया है 30 बटे के 11। तो दोस्तों आपसे ज्ञात क्या कर रहा है, RT ज्ञात कर रहा है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको उल्टा क्यों किया है हमने। तो आप कहोगे 1/RT बराबर के आपके पास में मान क्या आया है 11 बटे के 30। अरे क्या आया है 11 बटे के 30। अब आप मैथ आपने पढ़ रखी है, दोनों संख्याएं बराबर में, तो बराबर में तो आप लिखोगे वज्र गुणा करने पर। अरे क्या करने पर, वज्र गुणा करने पर, मतलब क्रॉस गुणा करने पर, कैंची गुणा करने पर दोस्तों। तो कर दो। अब गुणा पहले किसका करोगे,
जो अज्ञात संख्या होती है, जो ज्ञात करनी होती है, उसका गुणा हम पहले करेंगे। तो चलो गुणा करो, ये अज्ञात है, आर टी ज्ञात करना है। तो आपने कहा आर टी का गुणा 11 से करा, तो आपने कहा 11 आर टी। अरे बराबर, उसके बाद में 30 का गुणा 1 से किया तो 30। क्या ज्ञात करना है, निकाल दो बाहर। अरे आर टी बराबर के 30 बटे के क्या कर देंगे दोस्तों, 11। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। डायरेक्ट बताया था लेकिन मैंने खोलकर आपको दिखा दिया है। बिल्कुल ये पैटर्न होता है, जीरो पैटर्न मेरा। आप कहते हो कि जीरो लेवल, तो ये जीरो लेवल है दोस्तों। आपको एक एक चीज कहानी समझ में आएगी, टेक्निकल क्या है। कहते हैं गुरुजी कहानी समझ नहीं आ रही, तो यहाँ समझ में आपको कहानी आती रहेगी। अब इसे 30 में 11 का भाग दे लो, तो 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22। अरे 8 बज गए और पॉइंट लगा दिया, 80 हो गए। 11 7 77। अरे 11 7 77, 3 बज गए, 30 हो गए और 11 दूनी के 22 और आगे लगा दिया ओम। रेजिस्टेंस का जो मान आया मेरा, जो आंसर आएगा मेरा, वो आंसर आ गया 2.72 ओम। अरे 2.72 ओम। ये पहला आंसर आपको ज्ञात करवा रहा था, कुल प्रतिरोध का मान आ गया 2.72 ओम। साथ साथ में क्या पूछ रहा है, प्रत्येक परिपथ की बहने वाली धारा। प्रत्येक की निकलवा रहा है, तो प्रत्येक के लिए निकाल दो साहब। प्रत्येक की निकलवा रहा है तो अलग अलग के लिए निकालनी है, तीनों की अलग अलग निकाल दो। उसके लिए भी मैं आपको सूत्र बता चुका हूं। तो पहले की निकलवा रहा है, तो आपने कहा I1 बराबर के V बटे के R1। अरे पहले की ज्ञात कर रहा है तो सूत्र लगा दिया मैंने, I बराबर के B बटे के R1। अरे B का मान दिया हुआ है दोस्तों मुझे 250। अरे R1 का मान भी दिया है दोस्तों, कितना, 5 दिया हुआ है। अरे काट दो, तो आपने कहा 50 और आगे लगा दिया एम्पियर। तो पहला आंसर, पहले परिपथ में बहने वाली धारा दोस्तों कितनी हो गई मेरी, 50 एम्पियर। अरे दोस्तों कितनी हो गई, 50 एम्पियर। यदि आपसे केवल इसकी पूछे कि इसमें कितनी एम्पियर की धारा बह रही है, तो दोस्तों मेरा आंसर क्या जाएगा, 50 एम्पियर। अरे मुझसे कहे नहीं, मुझे पहले की नहीं दूसरे की चाहिए, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, I2 लगाओ बस, दूसरी की पहले की, दूसरी के 2 लगा दो। तो I2 बराबर के B अपॉन के R2। अरे B का मान ज्ञात है 250। अरे R2 का भी मान ज्ञात है 10। अरे जो कट रहा है काट दो, 0 से 0 काट दो दोस्तों। अरे मैंने कहा कितना रह गया मेरा, 25 एम्पियर। अरे सेकंड परिपथ में बहने वाली धारा दोस्तों कितनी है, 25 एम्पियर। टेक्निकल के न्यूमेरिकल सवाल कितने आसान हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहते हो कि टेक्निकल के न्यूमेरिकल सवाल गुरुजी हमसे होते ही नहीं है। तो क्यों नहीं होते आपसे, अरे देखो करके तो देखो गुरुजी, बेटाओ करके तो देखो बेटाओ, यहाँ बहुत आसानी से होंगे। अरे तीसरे की पूछे तो I3 बराबर के B अपॉन के R3, I3 बराबर के B अपॉन के R3। अरे B का मान तो वही रहेगा, क्योंकि समांतर संयोजन है, वोल्टेज का मान तो समान है। किसका मान है, समान है, धारा का मान है समान है। तो ये धारा अलग अलग आ रही है आपके सामने विद प्रैक्टिकल। अरे R3 का मान दिया हुआ है 15, जो संख्या कट रही है काट दो, 15 का डायरेक्ट ही भाग दे दो ना दोस्तों। 5 से कट रहा है 5 से काट लो, जिनको अच्छा लगे। मैंने कहा काट दिया, 5 से काट दिया, 5 दिया 15। अरे 5 दिया 15, 5 से काट दिया कितनी बार, 50 बार। अरे दे दो, डायरेक्ट ही भाग दे दो दोस्तों। 3 का इतनी तो मैं 10वीं पास हुआ। 3 एकम कहा आपने 3, अरे 3 एकम 3, 2 बज गए 20 हो गए। अरे 3 छिंके 18, अरे 3 छिंके 18, फिर 2 बज गए, पॉइंट लगा दिया 20 हो गए। 3 छिंक 18 और 3 छिंक 18 और मैंने लिख दिया एम्पियर। तो 16.66 एम्पियर तीसरे परिपथ की बहने वाली धारा। तो ये थे बेटाओ प्रत्येक परिपथ की बहने वाली धाराएं मेरी अलग अलग भिन्न भिन्न अलग अलग आ गई। पहले की 50 एम्पियर, दूसरे की 25 एम्पियर और तीसरे की 16.66। तीनों की यदि धाराओं की अलग अलग की बात कर रहा है तो तीनों 50, 25 और 16.66 एम्पियर मेरी तीनों परिपथ की बहने वाली धारा। टोटल रेजिस्टेंस की बात की तो हमारा आ गया 2.72 ओम या 2.72 ओम। ये था आपका पहला न्यूमेरिकल सवाल। कौन से क्रम का, एक समांतर संयोजन का। कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग आप घर पर प्रैक्टिस करो। किताबों में ये सारे न्यूमेरिकल सवाल दिए हुए हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग समांतर क्रम के करो और बाकी के और सवाल भी मैं आपको कराता रहूँगा। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मिश्रित संयोजन की। अरे दोस्तों हम किसकी बात करेंगे, मिश्रित संयोजन के बारे में बात करेंगे। तीसरा जो संयोजन रहेगा हमारा एक यौगिक संयोजन रहेगा, उसको हम अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो क्या आप जानना चाहते हो, तो लक्ष्मण शर्मा के साथ में बने रहो। लगातार मैं आपको बताता रहूँगा लगातार। और आपने जो कमेंट डाले मुझे बहुत अच्छा लगा है कि दोस्तों सभी कह रहे हैं कि सर
हमें मजा आ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा समांतर संयोजन का न्यूमेरिकल सवाल। आगे ही हम बात करेंगे मिश्रित संयोजन की, और मिश्रित संयोजन को आप जानना चाहते हो तो लगातार बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ। आदित्य टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दोबारा से करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।